हेलो एवरीवन, वेलकम टू एज स्मार्ट क्लासेस। हमने करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज स्टार्ट की है। करंट अफेयर्स की इन वीडियोस से प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। ये सीरीज आपके सभी एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप कुछ बातों को कॉपी और पेन लेकर नोट करते चलें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज और इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज 1 फरवरी 2023 को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया। अब बजट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इसमें यह जानना जरूरी है कि संविधान में बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। आर्टिकल 112 संविधान का अनुच्छेद 112 बजट का प्रावधान करता है, लेकिन उसमें इसका नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण। और हमारे संविधान का आर्टिकल 266 266 ये कहता है कि बिना पार्लियामेंट की अप्रूवल के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब भारत की संचित निधि में से कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का सोर्स है PIB का की हाइलाइट्स ऑफ बजट। तो शुरुआत करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संघीय बजट 2023-24 पेश किया। अब इसके की हाइलाइट्स हैं। प्रति व्यक्ति आय करीब 9 वर्षों में दोगुनी होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है और यह पिछले 9 साल में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अगला, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सदस्यों की संख्या दोगुनी से अधिक होकर 27 करोड़ तक पहुंच गई है। वर्ष 2022 में UPI के माध्यम से 126 लाख करोड़ रुपए के 7400 करोड़ डिजिटल भुगतान किए गए हैं। और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए हैं। वहीं बात करें उज्ज्वला योजना की, तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए हैं और 102 करोड़ लोगों को लक्षित करते हुए कोविड रोधी टीकाकरण का आंकड़ा 220 करोड़ के पार चला गया है। वहीं पर 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए हैं। PM सुरक्षा बीमा योजना और PM जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज प्रदान की गई। और वहीं PM सम्मान किसान निधि के तहत 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण किया गया। अब आगे देखते हैं। बजट की 7 प्राथमिकताएं, इसे सप्तऋषि कहा गया। इनमें शामिल हैं समावेशी विकास, अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र। आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम का शुभारंभ, 2200 करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यय के साथ उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाएगा। अगला और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्र अगले 3 वर्षों में 3.5 लाख जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38,800 अध्यापकों तथा सहयोगी कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। फिर PM आवास योजना के लिए परिव्यय 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए किया गया। नेक्स्ट, रेलवे का बजट, तो रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान, जो 2013-14 में उपलब्ध कराई गई धनराशि से 9 गुना अधिक और अब तक की सर्वाधिक राशि है। फिर नेक्स्ट है, 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स की स्थापना की जाएगी, जिनसे नए अवसरों, बिजनेस मॉडलों और रोजगार संबंधी संभावनाओं को तलाशने में सहायता मिलेगी। अब 5G अभी नया ही लॉन्च हुआ है। 2 ही कैरियर ऑपरेटर्स हैं, एक जियो ने लॉन्च किया है और दूसरा एयरटेल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोबर धन, जिसका फुल फॉर्म है कैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन नामक योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। प्राकृतिक और बायोगैस का विपणन कर रहे सभी संगठनों के लिए 5% का कंप्रेस्ड बायोगैस अधिशेष भी लाया जाएगा। अगला पॉइंट है, सरकार अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार करते हुए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अगला है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0
को अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल संपन्न बनाने के लिए शुरू की जाएगी और इसमें उद्योग जगत 4.0 से संबंधित नई पीढ़ी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, IoT, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, विभिन्न राज्यों से कुशल युवाओं या स्किल्ड यूथ को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वहीं लक्षित राजकोषीय घाटा 2025-26 तक 4.5% से नीचे रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है, युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप शुरू कर सकें, इसके लिए कृषि वर्धक निधि की स्थापना की जाएगी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है, भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से हैदराबाद के भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे यह संस्थान सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणालियों, अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा कर सके। अब अगला है, कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य उद्योग को ध्यान में रखते हुए 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। अगला है, पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना को 6000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं और सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना है। इससे मूल्य श्रृंखला दक्षताओं में सुधार लाया जाएगा तथा बाजार तक पहुंच को बढ़ाया जाएगा। अगला है, कृषि के लिए डिजिटल जन अवसंरचना को एग्रीटेक उद्योग और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने और किसान केंद्रित समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया जाएगा। अगला, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम जल्द ही शुरू होगा। और अगला, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत अवसंरचना जैसे कई क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं को बढ़ाने के लिए 500 प्रखंडों को शामिल करते हुए आकांक्षी प्रखंड नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अगला हम देखेंगे, अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। फिर अगला, अवसंरचना में निजी निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए नया अवसंरचना वित्त सचिवालय स्थापित किया गया। अगला है, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सर्वोत्कृष्ट संस्थान के रूप में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे डाइट कहते हैं, विकसित किए जाएंगे। अगला, भूगोल, भाषा सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। और लाखों सरकारी कर्मचारियों को उनका कौशल बढ़ाने और जन केंद्रित सुविधाएं उपलब्ध कराने योग्य बनाने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच आई गॉट कर्मयोगी का शुभारंभ। अगला है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाने, जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करने, 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अगला, देखो अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशलवर्धन और उद्यमशीलता विकास का समन्वयन स्थापित किया जाएगा। अगला, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अगला है, राज्यों के उनके स्वयं के ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट या एक जिला एक उत्पाद, GI उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए एक यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला है, वित्तीय सहायता सूचना की केंद्रीय भंडार के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। अब अगला पॉइंट है, आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र शुरू किया जाएगा। महिलाओं या बालिकाओं के नाम पर आंशिक आहरण विकल्प के साथ 2 वर्षों की अवधि के लिए 7.5% की नियत ब्याज दर पर 2 लाख रुपए तक जमा सुविधा का प्रस्ताव देगा। तो ये तो बात हुई थी कुछ की हाइलाइट्स की। अब हम देखते हैं अप्रत्यक्ष कर में क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें है, वस्त्रों और कृषि को छोड़कर बेसिक सीमा शुल्क दरों की संख्या को 21 से घटाकर 13 किया गया। अब देखते हैं प्रत्यक्ष कर, जो डायरेक्ट इनकम टैक्सेस हैं उनके रेट्स में, उनकी दरों में काफ़ी बदलाव किया गया है। वो क्या क्या है, कुल आय 3 लाख रुपए तक है अगर, तो उसके लिए कर कुछ नहीं लगेगा। 3 लाख से 6 लाख तक के इनकम पर 5% की दर से इनकम टैक्स होगा। 6 लाख से 9 लाख तक की इनकम पर 10% का रेट है। 9 लाख से 12 लाख तक की इनकम पर 15% और 12 लाख से 15 लाख तक 20% की
इनकम टैक्स दर, और 15 लाख से अधिक पर 30% सबसे अधिक कर की दर होगी। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।